Myself Sushant Singh, PGT Chemistry of US Academy and Institute, Gorakhpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। आज आप लोग को पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके पहले के 5 वीडियोज में मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा दिया था। अच्छा, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या था? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हमारे पास बैटरी थी, करंट था, हम बैटरी से करंट फ्लो कराकर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराए थे। उसी पर पढ़े थे फैराडे लॉ, और फैराडे लॉ पे लगाए थे न्यूमेरिकल। आज हमको क्या करना है, उसका जस्ट उल्टा। आज हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन की मदद से हमको करंट प्रोड्यूस करना है। करंट, सोचिए आपके घर में बिजली आती है, आप उसका पर यूनिट पैसा देते हैं ना, वो करंट आप अपने घर में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। हम एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे, केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी निकलेगी, और उस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देंगे करंट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आज के टॉपिक में हमको यही पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं एक दिन केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझाता हूं, फिर अगले दिन इसका रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं, फिर उसके अगले दिन मैं इस पर क्या कहते हैं कुछ फार्मूले बताता हूं, और उसके बाद 2 दिन न्यूमेरिकल लगाता हूं। लेकिन वीडियो में मैं इतना लंबा गैप नहीं रखूंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा तेजी से। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ जरूर लीजिएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत से बच्चे क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, रेडॉक्स रिएक्शन में। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, क्लास 11th में पढ़े हैं, उनको मैंने ये पढ़ाया था 11th में भी, लेकिन ये 11th के सिलेबस में नहीं। तो बहुत से लोग 11th में स्किप कर देते हैं, सीधे 12th में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप 11th में पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप 11th में नहीं पढ़े तो पूरा ध्यान से पढ़िएगा, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। आधा चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए गए हैं फैराडे लॉ के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, तो देखिए मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, नोट करना होगा तो कर लीजिएगा। द apparatus in which chemical energy is converted into electrical energy. The apparatus in which chemical energy is converted into electrical energy is called electrochemical cell. Yeah, in other words, with the help of chemical reaction, we can produce current. With the help of chemical reaction, we can produce current. This whole process is performed in electrochemical cell. तो ये आप आराम से नोट कर लीजिएगा। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको समझाने जा रहा हूं। अच्छा, क्या बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इनपुट क्या होगा? कंप्यूटर के लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट होगा केमिकल रिएक्शन, और आउटपुट क्या होगा? करंट। इनपुट क्या होगा? केमिकल रिएक्शन, और आउटपुट क्या होगा? करंट। देखिए आपके सामने एक कुछ सेटअप है, कुछ पहले से मैं लिख के रखा हूं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 आयन है, एरो गिव्स जिंक पे +2 और कॉपर न्यूट्रल 0। ये तो यहाँ पर जिंक पे चार्ज कितना है? 0। तो बताओ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ जिंक का +2 और कॉपर का 0। अच्छा बताओ, जिंक 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो बताओ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ कॉपर +2 से 0 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो बताओ क्या हो रहा है? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मत पूछना क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जहां पर जिंक आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर +2 का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक क्या है बच्चा, बताओ? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलो? रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, हमको मैंने अभी कुछ बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमको एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना है, और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके हमको क्या प्रोड्यूस कर देना है? करंट। क्या प्रोड्यूस कर देना है? करंट, ठीक है। तो ये बताइए, यहां पर ये केमिकल रिएक्शन लिखा है, यही केमिकल रिएक्शन हमको इस पूरे सेटअप में परफॉर्म करना है। तो देखिए लिखा है, इसी रिएक्शन को परफॉर्म कराना है, ठीक है, इसी रिएक्शन को। अच्छा, इसकी जगह आप कोई और भी रेडॉक्स रिएक्शन ले सकते हैं, इसकी जगह कोई और भी रेडॉक्स रिएक्शन आप ले लेंगे तो भी करंट प्रोड्यूस होगा। मुझे एक एग्जांपल लेके चलना था, तो मैंने ये रिएक्शन ले लिया। तो इसी रिएक्शन को परफॉर्म कराना है, तो ये इनपुट हो गया। बताओ बच्चा, ये क्या हो गया? इनपुट। यही इनपुट है। अच्छा, आउटपुट क्या होगा बोलो? करंट। अच्छा, तो करंट किस में प्रोड्यूस होता है? अपने शरीर में भी होता है, लेकिन तुम किस में कराओगे? अपने शरीर में नहीं, तुम कराओगे कोई वायर ले लोगे। लेकिन वायर में करंट फ्लो होगा तो तुमको बताएगा कौन कि करंट फ्लो हो रहा है? तो इसके लिए तुम क्या लोगे? अमीटर लोगे। अमीटर एक यंत्र होता है, जब करंट फ्लो होता है तो उसकी सुई में डिफ्लेक्शन होता है, जिससे आप जान रहे हैं, करंट जान जाते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए, ये जो लिया है मैंने रेड कलर से जो लिया है, ये वायर है। क्या है बताओ बच्चा? वायर है।
ठीक है। और ये ए जो लिखा है ये क्या बताओ, यही छोटा सा लिख दे रहा हूं, अमीटर है, स्पेलिंग देख लीजिएगा अमीटर का, ये अमीटर है, ठीक है। अमीटर बताएगा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये रेड वाला जो है ये आपका क्या है, वायर। अब देखिए मैंने मेन चीज क्या लिया हुआ है, दो बीकर लिया हुआ है, देखिए दो बीकर लिया है। अच्छा हमको यही रिएक्शन परफॉर्म कराना है, तो हम इस बीकर के अंदर जो भी केमिकल लेंगे इसी रिएक्शन से रिलेटेड लेंगे। अच्छा मैंने रिएक्शन आयनिक फॉर्म में लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। याद करो क्लास 10 से पढ़े होगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। तो यहाँ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट को पानी में घोलते हैं तो वही आयनाइज होता है, कॉपर +2 में और सल्फेट पर -2, गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो मैंने आयनिक फॉर्म में लिखा है, आप इसको होल पूरे कंप्लीट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बीकर में मैंने भर दिया, देखिए भर दिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें मैंने भर दिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। तो बताओ जिंक सल्फेट एक्वस, AQ का मतलब एक्वस, तो ये क्या देगा, जिंक पे +2, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है, छोटा छोटा लिख रहा हूं, कहीं दिक्कत होगी बताना है, सल्फेट पे -2। और इस बीकर में मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन भर दिया बोलो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये तो कॉपर सल्फेट जब एक्वस तुम लोगे तो ये क्या देगा, एक्वस लोगे तो ये क्या देगा, कॉपर पे +2 और SO4 पे -2। अच्छा यानी इस सॉल्यूशन के अंदर खूब जिंक पे +2 वाले कई आयन हैं, और उतने ही सल्फेट पे नेगेटिव -2 वाले भी आयन हैं, क्योंकि एक जिंक सल्फेट एक आयन दे रहा है जिंक का और एक आयन दे रहा है सल्फेट का, चार्ज दो दो है, आयन तो एक एक है। तो अगर 10 जिंक सल्फेट लोगे तो 10 ये भी 10 ये भी, 50 कॉपर सल्फेट लोगे तो 50 ये भी 50 ये भी, ये दिमाग में है। अच्छा जिसका, एक और सुन लो, जिसका सॉल्यूशन उसी की रॉड, अगर जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिए हो तो उसमें जिंक रॉड को डुबो दो, अगर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिए हो तो उसमें कॉपर रॉड को डुबो दो, और दोनों रॉड को वायर से कनेक्ट कर दो और बीच में क्या लगा दो, अमीटर। ये एक सिंपल सा सेटअप मैंने आपके सामने बनाया। दो बीकर लिया, एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें जिंक रॉड डिप, जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन उसमें कॉपर रॉड डिप। दोनों रॉड को वायर से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उसी वायर में क्या फ्लो कराएंगे, करंट, और बीच में क्या लगा दिया, अमीटर, ठीक। अच्छा ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, ये पूरा का पूरा सेटअप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है ये बताइए, इस बीकर में जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही क्या है, निगेटिव आयन है। तो बताओ ओवरऑल ये बीकर का सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल। ये बताओ इस बीकर में जितने पॉजिटिव आयन है उतने ही निगेटिव आयन है, तो ओवरऑल ये सॉल्यूशन भी क्या हो गया, न्यूट्रल। ये बताओ जिंक की रॉड यहां लिखा है, जिंक न्यूट्रल मटेरियल होता है, जिंक न्यूट्रल एलिमेंट है। तो बताओ जिंक की रॉड पर कितना चार्ज है, 0, न्यूट्रल। कॉपर की रॉड पर कितना चार्ज है, 0, न्यूट्रल। मतलब दोनों बीकर के सॉल्यूशन भी न्यूट्रल, दोनों जिंक और कॉपर की रॉड भी न्यूट्रल, मतलब होल सिस्टम इज कंप्लीटली न्यूट्रल। अच्छा अब देखिए, अच्छा मैंने आपको बताया था कि ये तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप परफॉर्म होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मैं बोल रहा हूं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप हो, भाई अपने आप अगर ये प्रोसेस होगा तभी तो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, और उस केमिकल एनर्जी की मदद से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, करंट। लेकिन आपको एक चीज और मैंने बताया था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक जो अपने आप हो और एक जिनको स्टार्ट करना पड़े, लेकिन स्टार्ट करने के बाद अपने आप होने लगे। तो ये वो वाला प्रोसेस है जिसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करते हैं वो मैं ऐसे ओरली आपको बता दे रहा हूं। एक बैटरी लगाते हैं और बैटरी के थ्रू 1.1 वोल्ट, कितना बताओ बच्चा, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट बैटरी के थ्रू 1 बहुत कम है, बैटरी के थ्रू 1.1 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। जैसे ही आप 1.1 वोल्ट की सप्लाई देंगे ये प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। तो 1.1 वोल्ट को मैंने मिटा दिया, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। कोई पूछेगा ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है। ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसको स्टार्ट करना पड़ेगा, और स्टार्ट करने के बाद ये अपने आप होगा। तो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा तो जिंक और कॉपर में किसका, जब भी आप 10th में पढ़े होंगे, जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जिंक। जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा, तुरंत कॉपर की जिंक की रॉड का शुरू हो जाएगा ऑक्सीडेशन। बोलो बच्चा क्या शुरू हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन। जिंक की रॉड का शुरू, थोड़ा जगह कम है छोटा लिखूंगा,
जिंक की रॉड का शुरू हो गया ऑक्सीडेशन। ये जिंक की रॉड जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबी हुई है, इसका ऑक्सीडेशन शुरू हो गया। तो बताइए जिंक का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या देता है, जिंक पर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन। क्या देगा, जिंक पर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन। पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आज जान जाइए। मैं फ्रेम से हट जा रहा हूं, ये कोने का दिखे जिससे आपको, आप बस मेरी आवाज सुनिए। ये बताओ ये क्या है, ये आयन है, ये क्या है, आयन है, ये आयन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बताओ बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अच्छा आपको पता है आयन का एग्जिस्टेंस कहां होता है, एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन, एग्जिस्ट इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। और आयन का एग्जिस्टेंस कहां होता है, इन द मेटल्स, इन द मेटल्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन का, इन द मेटल्स। आप पढ़े होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस कहां होता है, इन द मेटल्स। मतलब आयन, ये कभी सुने हो आयन कैसे बनता है, जब पानी में घोलते हैं तभी ना आयनाइज होता है। तो ये तो आयन कहां एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन में। और फ्री इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट करेगा, मेटल में। मेटल्स के अंदर खूब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी करंट फ्लो होता है। ये भी मैं सेकंड वीडियो में या फर्स्ट वीडियो में बताया हूं, जाके देख लेना। करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज कितने तरह के होते हैं, दो, एक आयन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। आयन कहां पाए जाते हैं, सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन फ्री कहां पाए जाते हैं, मेटल्स के अंदर। तो ये तो जिंक की रॉड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये नीचे से घुलेगा, घुलेगा, डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व। तो जिंक +2 आयंस कहां चले जाएंगे, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में चले जाएंगे जिंक +2 आयंस। ठीक है, अच्छा पहले से भी मौजूद थे जिंक +2 आयन, ये दोनों पहले से मौजूद थे। ठीक है, और ये तो कौन सी चीज, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कहां रह जाएंगे, रॉड पर। इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर नहीं उतरेंगे। अबे इलेक्ट्रॉन अगर सॉल्यूशन के अंदर कैसे उतर जाएंगे भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस कहां होता है, मेटल्स पे होता है। मतलब इस जिंक की रॉड में करोड़ों जिंक के एटम्स होंगे, उसमें से बारी बारी से एक एक एटम का 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे रहेगा और बाकी आयन कहां चला जाएगा, सॉल्यूशन। यानी जिंक की रॉड का शुरू हो गया ऑक्सीडेशन, Zn+2 निकला, सॉल्यूशन में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पर रह गए। Zn+, फिर एक और घुला, Zn+2 अंदर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे रह गए। फिर एक और खुला, Zn+2 अंदर चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे गए। लगातार लगातार ये रॉड घुलता रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा, 0 से +2 में ऑक्सीडेशन होता रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएंगे, रॉड पर। अच्छा एक चीज बताओ, रॉड पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, इधर इधर देखिए, लेफ्ट वाले को देखिएगा, रॉड पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। अच्छा एक चीज बताओ, इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर रहा था, इन 2 इलेक्ट्रॉन को, इस जिंक एटम का न्यूक्लियस, अबे इसका न्यूक्लियस रहा होगा, वही तो इसको अट्रैक्ट कर रहा था। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन को रॉड पर छोड़ दिए और जिंक खुद कहां चला गया, सॉल्यूशन में। मतलब उस 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए अब कोई नहीं है, वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से आवारा हो गए हैं, उनको कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। अब वो दौड़ेंगे, भागेंगे, नाचेंगे। अच्छा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में आएंगे नहीं तो उस रॉड पे नाचेंगे, ऐसे दौड़ेंगे। अच्छा रॉड किससे कनेक्टेड है, वायर से। वायर में भी क्या भरा हुआ है, मेटल, वो वायर में दौड़ेंगे, वायर में दौड़ेंगे, फिर कहां दौड़ेंगे, रॉड में दौड़ेंगे। रॉड वायर, रॉड रॉड वायर रॉड, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज करंट, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। करंट क्या है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मोशन करता है, देन दैट इज कॉल्ड करंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर से इधर, ये देखिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चा क्या फ्लो करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होने लगेगा, करंट आई। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है, E1 इलेक्ट्रॉन, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा, करंट। मतलब वायर में करंट फ्लो हो गया, अमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन हो गया, हम अपने काम में सक्सेस हो गए। कह लो करें सर पूरा रिएक्शन तभी परफॉर्म नहीं हुआ, अभी आप खाली ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। सही बात है, आपका सोचना बिल्कुल सही है। आइए इधर आइए, यहां होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो वीडियो को देखते हुए लाइन से आराम से नोट्स बनाइएगा। रिडक्शन। अच्छा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इस रॉड पे आ गया ना, यहां आ गया ना रॉड पर, इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा हो रहा है। अच्छा तो अंदर क्या है, कॉपर +2। बताओ अंदर क्या है, कॉपर +2। अच्छा कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। वो रॉड के पास जाएगा, उस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और उसी रॉड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर +2 रॉड के पास जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहीं पर कॉपर बना लेगा, इसको बोलते हैं डिपॉजिटेड। क्या हो गया, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। मतलब ये देखिए फिर से सुनिए, जिंक की रॉड घुलेगी, Zn+2 अंदर 2 इलेक्ट्रॉन टहलते हुए यहां आ गया, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को ये कॉपर +2 आयन सॉल्यूशन के अंदर का लेकर उसी रॉड पर डिपॉजिट हो गया। जब डिपॉजिट होगा
तो उसी रॉड पर चिपक जाएगा। तो मैं इसको रेड पेन से ऐसे बना दे रहा हूं, इसी रॉड पर चिपक जाएगा ऐसे। जिंक की रॉड खुलेगी, Zn+2 अंदर 2 इलेक्ट्रॉन टहलते हुए यहां आ गया, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कॉपर आयन डिपॉजिट। फिर अगेन जिंक की रॉड खुलेगी, Zn+2 अंदर 2 इलेक्ट्रॉन टहलते हुए यहां आ गया, उसी 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर एक और कॉपर डिपॉजिट। मतलब लगातार यहां जिंक की रॉड घुलती रहेगी, डिसोल्यूशन होता रहेगा, और यहां पर लगातार कॉपर आयन का डिपोजिशन होता रहेगा। तो बताइए यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है बच्चा, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन। इसी का एक चीज और हो रहा है, क्या बताओ, ऑक्सीडेशन। इसी का एक चीज और हो रहा है, बताओ क्या, वेट, वेट क्या हो रहा है, घट रहा है, WEIGHT, वेट घट रहा है, घट रहा है, वेट घट रहा है। यहां आइए, यहां कॉपर का क्या हुआ, पहला डिपोजिटेड, दूसरा क्या हुआ, रिडक्शन। बताओ और क्या हो रहा है, वेट घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो वेट, WEIGHT, वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। तीन चीज याद रखिएगा। इधर जिंक का, आइए इधर बात करते हैं। अब देखो, अपने दिमाग में रखो, मेरे राइट में अगर मैं इस डायग्राम को बना रहा हूं, तो मैं अपनी कॉपी पर ऐसे बना रहा हूं, ये मेरी कॉपी है। तो बताओ मेरे राइट में क्या है, कॉपर, रिडक्शन। आर माने राइट हैंड और आर माने रिडक्शन। याद करो, दिमाग में बैठाओ। अच्छा, मेरे लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये लेफ्ट वाला उसे समझ लो, ऑक्सीडेशन। आर माने राइट याद रखना, और दूसरा वाला क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगर मैं पूछूं आपसे, बहुत ध्यान सुनना, राइट में क्या हो रहा है, तो रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। फिर मैं दोबारा पूछूं राइट में क्या हो रहा है, बोलो डिपोजिशन, लेफ्ट में डिसोल्यूशन। फिर मैं दोबारा पूछूं राइट में क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, लेफ्ट में वेट घट रहा है। ये तीनों याद रखना। अच्छा, एक चीज और याद रखो, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। आप अपनी कॉपी पर जब बनाना तो राइट में रिडक्शन वाले को रखना। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, अभी आगे भी इस पर डिस्कस करूंगा। एक मान्यता है, एक कन्वेंशन है। जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम बनाते हैं तो रिडक्शन वाले को किधर रखते हैं, राइट में। जानते हो, इससे दिक्कत नहीं होती है। जैसे मान लो अब मैं ऐसे बनाया, आप अपनी कॉपी में इसका उल्टा बना लिए, भाई आप कॉपर रॉड को इधर रख के दिखा दिए इधर रिडक्शन हो रहा है, तो बाद में चल के बहुत कंफ्यूजन होगी, क्योंकि 50 तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। तो ये एक कन्वेंशन है, आप जिद पे अड़ना चाहें अड़ जाइए, लेकिन हर किताबें, हर बड़े बड़े प्रोफेसर यही मानते हैं कि जिधर जिसका रिडक्शन हो उसको किधर रखो, राइट। ठीक है, तो अब मैं ऐसे देखूंगा तब तो मेरे राइट में ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस पर आप बनाए हैं, अगर कॉपी बना रहे हैं तो आप उसको सामने रखिए और तब देखिए राइट में रिडक्शन हो रहा होना चाहिए और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। जैसे मैं बोर्ड, मेरा बोर्ड इधर, मैं इधर मुंह करके बोलूंगा, राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। ठीक, चलिए ये बताओ ओवरऑल मैंने क्या परफॉर्म कराया, एक रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन करा दिया और यहां पर कॉपर का रिडक्शन करा दिया। देखिए यही रेडॉक्स रिएक्शन मैंने यहां परफॉर्म करा दिया, और इस परफॉर्मेशन के दौरान लगातार वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट। ये 2 इलेक्ट्रॉन लगातार जा रहा है ना, और ये डिपॉजिट हो रहा है, ये जा रहा है, ये डिपॉजिट हो रहा है, ये जा रहा है, ये डिपॉजिट हो रहा है। लगातार क्या हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। हम सक्सेस हो गए अपनी कहानी में, हमने करंट फ्लो कर दिया। राइट में क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट में डिपोजिशन, लेफ्ट में डिसोल्यूशन, राइट में वेट बढ़ रहा है, लेफ्ट में वेट घट रहा है। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये पूरा सेटअप बन जाता है तो कुछ देर के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, रुकना नहीं है, कुछ देर के बाद सडन करंट फ्लो बंद हो जाता है, अमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्यों ऐसा क्यों होता है कि करंट फ्लो कुछ ही देर के बाद बंद हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर, मैं हट गया हूं क्योंकि पूरा बोर्ड भरा है इसलिए मैं हट गया हूं, तो आप पूरा देखते रहिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर कुछ बच्चे देते हैं, कहते हैं कि सर हाई घुलते 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 खत्म हो गया होगा, हाई जो है रॉड घुलते घुलते खत्म हो गया होगा। दिस टाइप ऑफ आंसर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। ये आंसर गलत है। ये कौन सा आंसर है यार कि रॉड ही खत्म हो गया होगा। अरे भाई, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। अगर मैं इसका एक मोल भी ले लूं तो 6.022 गुणे 10⁻23 एटम्स होते हैं। इतना गिनने में ना गिनते गिनते बुढ़ा जाओगे, लेकिन गिन नहीं पाओगे। और तुम तो ये 4 मिनट में उसको घोल के खत्म कर दे रहे हो। नहीं, तो ये आंसर सही नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, 2-4 साल में, 5 साल में ये कभी ना कभी घुल के खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट में नहीं हो जाएगा यार। कौन सा ऐसा 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, ये आंसर नहीं सही है। कुछ बच्चे कहते हैं सर गर्मी बहुत ज्यादा है, मई का महीना है, हाई सोल्यूशन का पानी सूख जाएगा। ये भी आंसर बचपना और मतलब बेकार आंसर है। ठीक है, ये सारे आंसर सही। कुछ बच्चे कहते हैं सर चूहा तार काट दिया, ये सब आंसर कौन सा आंसर है।
तो दिस टाइप ऑफ आंसर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। आइए ध्यान दीजिए। ये तो इस बीकर में पहले शुरू में स्टार्टिंग में जितने पॉजिटिव आयन थे उतने ही क्या थे, निगेटिव आयन थे। नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव आयन। लेकिन जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो लगातार बीकर में कौन आ रहा है, पॉजिटिव आयन। देखो पॉजिटिव आयन आ रहा है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन तो भाग जा रहा है। बीकर में कौन से आयन की संख्या लगातार बढ़ रही है, Zn+2 पॉजिटिव आयन की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस आयन की संख्या लगातार बढ़ रही है बच्चा। अच्छा तो जब जिंक के अंदर इस सॉल्यूशन के अंदर खूब ढेर सारे पॉजिटिव आयन हो जाएंगे तो अपना क्या क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पर क्रिएट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे मैं दिखाऊं कुछ देर के बाद, ठीक है। तो यहाँ लिख नहीं रहा हूं, बहुत ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगा, आप सुन लीजिए। कुछ देर के बाद इस बीकर के ऊपर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि चले टहल के आए, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बीकर क्रिएट कर देगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ जिंक पॉजिटिव आयन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ जिंक पॉजिटिव आयन, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और फील्ड कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन, और ये इसको रोक लेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, कहेगा कहां चले, अब नहीं जाना है, बहुत घूम लिए। ये इलेक्ट्रॉन क्यों भाग के यहां जा रहा था, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं था। अब जब यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, नहीं जाना है। अच्छा मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन बदमाशी करते नहीं होते हैं, कुछ लोग झगड़ा करके घर से निकल जाते हैं, घूमेंगे तो घूमेंगे। मान लो निकल ही गया, मान लो निकल गया। आओ यहाँ इस बीकर का जो कॉपर पॉजिटिव आयन है वो रॉड पर डिपॉजिट हो गया, 1 2 3 4 100 1000 2000 4000। जब डिपॉजिट हो रहा है तो बीकर में पॉजिटिव आयन की संख्या घट रही है और इस निगेटिव आयन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब निगेटिव आयन की संख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, निगेटिव। और वो निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और इस पर निगेटिव, रिपल्सन लगेगा, मतलब ये आने ही नहीं देगा, ढकेल देगा, मत आओ, भाग जाओ। मतलब ना ये जाने देगा ना ये आने देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन पूरी तरह से जाम हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब मूव ही नहीं कर पाएगा तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या फायदा हुआ, इतना बड़ा सेटअप बनाए, बोर्ड छोटा पड़ गया समझाने के लिए, कई चीज लिखे नहीं पाए हैं, क्या फायदा हुआ। 2 मिनट करंट फ्लो के लिए किए थे, नहीं। इसी समस्या को दूर करने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को बुलाया गया, भैया तो गड़बड़ बात है, तो गलत हो रहा है, इसको कैसे दूर किया जाए। इसी को दूर करने के लिए एक चीज लाई गई, साल्ट ब्रिज। बताओ बच्चा क्या लाई गई, साल्ट ब्रिज। नाम पे जाओ, साल्ट माने नमक, नमक का पुल, इसके अंदर कुछ भी भर सकते हो आप, कोई भी साल्ट, Na+Cl- अगर अगर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, प्लस अगर अगर प्लस अगर अगर प्लस अगर अगर, NaCl- और अगर अगर, ठीक है। और ये जेली के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देता है, पेस्ट के फॉर्म में। इसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना, साल्ट ब्रिज। अब होता क्या है, ये करता क्या है, ये बताओ। अगर इस कई लोग कहेंगे सर भर से गिर जाएगा, ये पेस्ट के फॉर्म में है, बहेगा नहीं, पूरा लिक्विड नहीं है और पूरा सॉलिड भी नहीं है, ये सेमी सॉलिड है, सेमी लिक्विड है। अच्छा तो इस बीकर में कौन सा चार्ज बढ़ रहा था, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव बढ़ेगा तो वो इसके अंदर से, नली के अंदर से किसको खींचेगा, निगेटिव आयन को, और अपने आप को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज। यहां कौन सा चार्ज बढ़ रहा था, निगेटिव, तो बीकर के अंदर से किसको खींचेगा, पॉजिटिव आयन को, और अपने आप को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज। अच्छा ये दोनों बीकर अगर न्यूट्रल होते रहेंगे तो बताओ इलेक्ट्रॉन को कोई रोकेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को कोई पकड़ेगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो होगा और करंट फ्लो होता रहेगा। मतलब साल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइजेस। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, नोट करिए, बोल रहा हूं, नोट करिए, जैसे क्लास में बुलाया जाता है। साल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस पॉजिटिव इन द लेफ्ट बीकर एंड एक्सेस निगेटिव चार्ज इन द राइट बीकर। ये राइट बीकर है आपके सामने वाला और ये लेफ्ट बीकर, अपने राइट लेफ्ट देख लीजिए, यही राइट में आ रहा होगा। तो ये न्यूट्रल कर देता है, ये पूरी सर्किट को कंप्लीट करता है। अब देखिए सर्किट कंप्लीट हो गई कैसे, ये देखिए यहां से गए 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 गए, यहां से होते हुए यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, यहां से एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया। जब भी किसी सर्किट में एक रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाती है, इसके पहले इनकम्प्लीट थी। ये नमक का पुल है, साल्ट ब्रिज नमक का एक पुल है, ठीक है। तो मैंने इसमें कुछ चीजें लिखी नहीं है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेस नहीं दिखाया, यहाँ पे निगेटिव एक्सेस नहीं दिखाया, और वो चीज़ आप नोट कर लेंगे। मैंने जो भी चीज़ें बोली हैं एक एक चीज़ को पॉइंट बनाकर नोट कर लेना बच्चा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये जिंक की रॉड घुलेगी, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn+2 अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया,
उसी 2 इलेक्ट्रॉन को सॉल्यूशन के अंदर का कॉपर आयन लेके डिपॉजिट हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ देर के बाद जिंक पॉजिटिव आयन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से बीकर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, और यहाँ पर कॉपर जब चला गया रॉड पर तो अंदर सल्फेट निगेटिव आयन की संख्या बढ़ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं देगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने लगाया साल्ट ब्रिज। वो यहाँ के निगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, क्या भेज के, Na+ भेज के। Na+ जाएगा सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा और उसको न्यूट्रल कर देगा, और यहाँ के पॉजिटिव को न्यूट्रल करेगा, क्या भेजकर, Cl भेज के। जिंक जाएगा क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा और न्यूट्रल कर देगा और नीचे बैठ जाएगा, और ये पूरा सिस्टम। अच्छा, कई लोग कहते हैं सर ये भी खत्म हो गया, तब अरे ये खत्म हो गया तो इसको निकाले, फिर नमक भरे और फिर लगा दिए। इसको चेंज करना आसान है, पूरे सेटअप को हर 2-2 मिनट पे बदलना आसान नहीं। अच्छा, कुछ कहते हैं सर गर्मी में ये पानी सूख गया, तो इसीलिए आप लोग देखिए घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसके साथ आपको पानी मिलता है और एक ऊपर निशान बना होता है रेड कलर का, और जब रेड निशान नीचे आता है तो हम उसमें पानी भर देते हैं, ठीक है, ताकि ये सॉल्यूशन क्या हो, गड़बड़ ना हो। जब मैं क्लास 6-7 में था तो मेरे घर की इन्वर्टर जो है बैटरी खराब हो गई थी, तो बैटरी जो चेंज करने आए भैया, उन्होंने बैटरी में पता नहीं क्या ऐसे डाले और बताया कि अरे सर तीन ठो प्लेटवे गल गई बा, 3 ठो प्लेटवे गल गई बा, बहुत लोड उठा ले बा, लगा था कूलर टीवी सब चलल बा। सही बात था, कूलर टीवी सब चलता था उसी इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर के अंदर जो नॉर्मल आता है 10-12 हज़ार वाला बैटरी आती है, उसमें 5 प्लेट होती है मेटल की, यही प्लेटवा जो गल रही है, ठीक है। जब 3 प्लेट गल जाती है, मोर देन 50% प्लेट्स गल जाती हैं, तो इन्वर्टर सही से काम करना बंद कर देता है। यही रीजन है कि इन्वर्टर की रीसेल वैल्यू होती है। आप देखिए पुराना इन्वर्टर दीजिए तो नया इन्वर्टर लेने पे कुछ 3-4 हज़ार रुपया कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये गला है, खत्म नहीं हुआ है, गल के अंदर में इकट्ठा है, तो लोग ले जाते हैं उस बैटरिया को गला के नई बैटरी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आजकल इन्वर्टर आ रहा है उसमें और भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, कुछ इससे कनेक्टेड है। ये फिजिक्स मुझे मैंने पहले बताया था बहुत नहीं आती है, फिर भी मैंने आपको देखिए शायद फिजिक्स वाले से बढ़िया समझाया होगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप नोट कर लीजिए। अब इसको मिटाऊंगा मैं, और मिटाने के बाद ये याद रखना, राइट में रिडक्शन, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, ये पूरे चैप्टर भर याद रखना है। राइट में रिडक्शन और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, ठीक है, दिख रहा है दोनों हाथ ना, हाँ, तो याद रखिएगा। और ये पूरा रिडक्शन डिपोजिशन वेट बढ़ रहा है और ऑक्सीडेशन डिसोल्यूशन वेट घट रहा है। तो इसको मिटाऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और न्यूमेरिकल शायद आज नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी आधा घंटा का वीडियो ये हो गया है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बोल रहा हूँ आगे के जो वीडियोस होंगे, ठीक है, वो इसी से कनेक्टेड होंगे। तो हर दिन जान रहे हो ना, हर वीडियो में पहले मैं ये बनाऊँ फिर इससे कनेक्ट कराऊँ, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद सीधे फार्मूला आएगा। तो फार्मूला कहाँ से आएगा? इसी में से निकालूंगा, इसी की बात करके निकाल दूंगा, फिर उस पर न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, इसी की बात करके न्यूमेरिकल लगवा दूंगा। तो अगर आप ये भूले रहेंगे तो फिर आगे का 2-3 वीडियो आपके लिए यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। चलो बताओ, इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। चलो बताओ, बीच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में क्या था? साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 2 पैरेलल लाइन। बार बार उतना बड़ा सेल नहीं बनाना है, उसको छोटे में रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ। राइट में क्या हो रहा था? रिडक्शन। बताओ लेफ्ट में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। ऐसे लिख देते हैं। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। बीच में साल्ट ब्रिज, राइट में रिडक्शन हो रहा था, किसका किसमें? मैंने क्या पूछा? किसका किसमें? याद करो, कॉपर +2 आयन जाकर कॉपर बना रहा था, तो किसका किसमें? कॉपर +2 का कॉपर में। तो लाइन से लिखना, कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर। कई बच्चे कॉपर पहले लिख देते, तब गड़बड़ा जाएगा। किसका किसमें? अच्छा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा था, किसका किसमें? याद करो, जिंक की रॉड घुलकर Zn+2 बना रही थी, तो जिंक की रॉड मतलब जिंक ऑब्लिक Zn+2, ऐसे लिखते हैं। जिंक का Zn+2 में ऑक्सीडेशन और कॉपर +2 का कॉपर में रिडक्शन, ठीक है। ये इसमें और ये इसमें, राइट में और ये लेफ्ट में। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर रहे हैं। जो सॉलिड होता है, ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, ये सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन था। सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख दिया, जिंक ऑब्लिक। लेकिन सॉल्यूशन का होता है, इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो उसको लिख दिए C1 कंसंट्रेशन, डबल ऑब्लिक। कॉपर +2 का भी कुछ कंसंट्रेशन होगा, तो इसको लिख दिए C2 और ऑब्लिक C। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करिए चाहे ऐसे, यहाँ कंसंट्रेशन लिखा, इन दोनों, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा। जिंक रॉड है 1, कॉपर डिपोजिट जो हुआ सॉलिड के फॉर्म में 1, ये जिंक आयन सॉल्यूशन के अंदर जो था, तो कंसंट्रेशन C1, ठीक।
ये देख लिए। अब देखिए, अब मान लो बार बार मैं जिंक और कॉपर की बात कर रहा हूं, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी लिख डालो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब देखिए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो Ag/Ag प्लस और 0.1 m डबल ऑब्लिक कॉपर प्लस 2, या हाँ कॉपर ही ले लो, कॉपर प्लस 2 0.2 m ऑब्लिक कॉपर, इसका मतलब क्या हुआ? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, साल्ट ब्रिज के राइट में कौन है? कॉपर, मतलब कॉपर प्लस 2 का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, राइट वाले का रिडक्शन होता है, ठीक है। और सिल्वर का सिल्वर प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। कल सर यहाँ एक ही प्लस है, यहाँ दो प्लस है, वो तो रिएक्शन में बैलेंस कर लेना, कोफिशिएंट लगा बैलेंस नहीं करते, वो अलग चीज है। तो सिल्वर का सिल्वर आयन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर प्लस 2 का कॉपर में रिडक्शन हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए उतना बड़ा बनाना पड़ा नहीं ना, ठीक है। और बीच में साल्ट ब्रिज है। अच्छा, एक आयन का कंसंट्रेशन दिया, सिल्वर प्लस का इतना है 0.1 m मोलैरिटी और इसका 0.2 m मोलैरिटी, तो कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी भी होता है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा ना, तो हर न्यूमेरिकल में ऐसे कोई भी सेल आपको दे देगा। Ag और कॉपर की जगह लिख देगा निकिल और कोबाल्ट, निकिल कोबाल्ट की जगह लिख देगा A और B, X और Y, कुछ भी लिख के आपको दे देगा, आप समझ जाएंगे साल्ट ब्रिज के राइट वाला रिडक्शन और लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन, और उसके बाद न्यूमेरिकल आप लगाएंगे सोच समझ के, ठीक। अब देखिए, एक तो फार्मूला है जो अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज का काम है केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को नोट्स बनाइए आप बढ़िया से, उसकी थ्योरी को पूरा रेडी करिए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड थे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, दो पोल नहीं थे, लेफ्ट वाला और राइट वाला। अच्छा, एक चीज आपको और बताना भूल गया हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। जहां पर जो कैथोड एनोड आप बोलते हैं ना, जिसको कैथोड किसको बोलते हैं? निगेटिव को, एनोड किसको बोलते हैं? पॉजिटिव को। याद करो, लेफ्ट बीकर में खूब ढेर सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? कैथोड की ओर, यही ना पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रॉन याद करो राइट की ओर भाग रहा था, तो कई बच्चे उसको कैथोड बोलते हैं और इधर वाले को एनोड बोलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, लेफ्ट वाला कैथोड होता है और राइट वाला एनोड होता है। तो ये आप नोट कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट में खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुए थे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कैथोड। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही एक नाम देते हैं डैनियल सेल, इसी को बोलते हैं वोल्टेइक सेल, इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये मैंने जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ाने के पहले चार्ट बनाया था, तो वहां पर चारों पांचों नाम लिखा था, तो अभी नहीं बताया तो मैं सोचना भूल गए हैं, सारे इसी के नाम है, डैनियल, गैल्वेनिक, वोल्टेइक, इलेक्ट्रोकेमिकल, सब इसी के नाम है, ठीक है। न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, फार्मूला डिराइव करूंगा इसी से कल नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल चलेगा 3-4 दिन, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल है। अगर बढ़िया बढ़िया 5 न्यूमेरिकल लगवा दूंगा तो 40 मिनट का एक वीडियो तैयार हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।